बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम पीछे तमाम डिस्कस कर चुके हैं। उसी का कुछ पोर्शन है। आज वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। हमने डिस्कस किया था कि वाटर एंड सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर यानी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसे क्या कहेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। अब हमने यही ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर देखना है और उसके साथ साथ इसको हमने क्लियर करना है। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं? मरीन इन्वायरमेंट हो सकता है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो सकता है और उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मरीन इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर जो मरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, जो इन ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या होंगे? इन्वर्टिब्रेट्स होंगे और उनके अंदर जो फिनोमेना होगा ओस्मो कन्फर्मर का होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ओस्मो कन्फर्मर क्या है। अब ओस्मो कन्फर्मर वो जानदार होंगे जो अपनी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक डाल लेंगे, यानी इनके अंदर कोई बाकायदा रेगुलेट का फिनोमेना नहीं होगा, कोई रेगुलेट का मैकेनिज्म नहीं होगा। ये रहेंगे किस हालत के अंदर? आइसोटोनिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? कार्टिलेजिनियस फिश है। अब इस कार्टिलेजिनियस फिश ने क्या करना है कि अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, तो जाहिर है कि उसने अपने आप को आइसोटोनिक करना है। तो इसके ने अपनी बॉडी के अंदर भी क्या करना है कि साल्ट को मेंटेन करना है। अब इसने अपनी बॉडी को साल्ट को मेंटेन करने के लिए ओस्मो कन्फर्मर के मुताबिक इसमें ओस्मो रेगुलेशन भी करनी है, जिसमें हेल्पफुल होंगे रेक्टल ग्लैंड्स। अब इन रेक्टल ग्लैंड्स क्या करेंगे? रेक्टल ग्लैंड्स और उसके साथ साथ किडनी, ठीक है, ये क्या करेंगे? साल्ट एक्सक्रीटिंग आर्गन है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक उसके मुताबिक डालने में हेल्पफुल होंगे। हम देख लेते हैं, मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट आर ओस्मोकन्फर्मर्स। ठीक है, एंड द among the vertebrates hagfish are isotonic with the surrounding seas water। ठीक है, अब हैग फिश क्या है? आइसोटोनिक है। क्या है? किसके मुताबिक? सराउंडिंग सी वाटर। अब अगर हम बात करें कार्टिलेजिनियस फिश की, मेंटेन इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर। इन्होंने अब आप इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है बजाय इसके के सी वाटर के। ठीक है, अब रेक्टल ग्लैंड देखें, देयर किडनी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स एंड आल्सो प्रोसेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स। ठीक है, अब अब देखें, देयर किडनी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स। अब इसमें क्या होगा? कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर साल्ट एक्सक्रीट होगा किसके जरिए? गिल्स के जरिए। और उसके साथ साथ ये साल्ट एक्सक्रीटिंग आर्गन भी है। वो साल्ट एक्सक्रीटिंग आर्गन क्या है? रेक्टल ग्लैंड है। यानी इन गिल्स के जरिए भी साल्ट एक्सक्रीट होगा और उसके साथ साथ ये एंड पे पड़ा हुआ है ये रेक्टल ग्लैंड। ठीक है, अब इस रेक्टल ग्लैंड के अंदर क्या है? साल्ट क्या है? डिपॉजिट भी होता है, स्टोर भी होता है और उसके साथ साथ ये उसको एक्सक्रीट करने में भी, साल्ट को एक्सक्रीट करने में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन अब हम अगर देखें, दीज इम्प्लाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है किसके अगेंस्ट? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के। अब वो किस तरह करना है? अब आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर एनर्जी यूज होती है, यानी लोअर से हाई की तरफ जाया जाता है। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मरीन है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट है। अब ये इनकी बॉडी से साल्ट जब बाहर जाएगा तो इसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी यूज़ होगी तब जाके ये किडनी, गिल्स और उसके साथ साथ रेक्टल ग्लैंड्स साल्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होंगे। अब अगर हम देखें मरीन बोनीफिश ओस्मो रेगुलेशन। अब मरीन बोनीफिश के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे पॉसिबल है? ये सबसे पहले फ्रेश वाटर इसके इंसेस्टर थे, फिर उसके साथ साथ ये मरीन में आ गए। मरीन में तब आए जब हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू
हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में गए। देखें, बोनी फिशेस द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स। अब ये जो बोनी फिशेस थी, इनके डिसेंडेंट अबाउजदार थे किसके? फ्रेश वाटर। इनके जो बोनी फिशेस डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर। अब इनके जो एंसेस्टर थे फ्रेश वाटर में, बट लेटर बिकेम मरीन कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू हाइपर टॉनिक इन्वायरमेंट। इन्होंने लूज करना शुरू कर दिया वाटर को किस इन्वायरमेंट से? हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू हाइपर टॉनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का आपको पता जो होना चाहिए, हाइपोटोनिक के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड होता है, लेकिन हाइपरटोनिक के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड होता है। जब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में इन्होंने लूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, इन्होंने लॉस करना शुरू कर दिया वाटर का, तो जिसकी वजह से ये इनके यदि फ्रेश वाटर से कि ये किस में आई गई हैं, यानी सॉरी टू से मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आ चुकी है। अगर हम देखें कि इनकी कौन कौन सी ये अडाप्टेशन है जो इन्होंने अडाप्ट की हैं ताकि ये फ्रेश वाटर से मरीन में आई है। देखें, अडाप्टेशन जो है वो है ड्रिंक सी वाटर। अब इन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया सी वाटर, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा और उसके साथ साथ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब इनकी यूरिन के अंदर क्या था? साल्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर थी। देखिए, ड्रिंक सी वाटर। These fishes have adapted themselves to drink large amount of सी वाटर। ठीक है, इन्होंने अडाप्ट कर दिया और उसके साथ साथ क्या सी वाटर को क्या पीना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन रिजल्टिंग इन मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन। और उसके साथ साथ ये अब कंसंट्रेटेड यूरिन कर दिया, उसमें क्या था? मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन साल्ट था एंड मिनिमम वाटर लॉस, और उनमें क्या था? मिनिमम वाटर लॉस था। यही जो हम टोटल डिस्कस किया है ओस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनवायरनमेंट, जिसका हम फिश का जिक्र कर रहे हैं, वो इसके अंदर कंप्लीट आपको अवेजा किया गया है। ये देखें, गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइन फ्रॉम फूड। अब वाटर और साल्ट आइन इन्होंने गेन करना है किससे? फूड से। फिर उसके साथ साथ गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइन फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर। ठीक है, अब फूड से भी वाटर और साल्ट ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो पानी पी रहे हैं उससे भी वाटर और साल्ट ये फिशेज ले रही हैं। लेकिन ये एक्सक्रीशन जो साल्ट की आइन की होगी गिल्स के जरिए होगी, और उसके साथ साथ देखिए एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आइन फ्रॉम गिल्स, और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आइन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनीज। अब ये जो यूरिन होगा उसके अंदर भी क्या है होगी? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और हेल्पफुल होगी ये किडनी यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस। अब जो वाटर लॉस होगा वो ऑस्मोटिकली होगा, क्योंकि वाटर को लॉस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक वाटर लॉस होगा। अब आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक वाटर क्या होता है। ये ऑस्मोसिस से लिया गया है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऑस्मोसिस के हमने अगर बात करें इसके अंदर आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की, अब ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको साल्ट तो ज़रूरी होगा, लेकिन उसकी बॉडी को अंदर जो साल्ट होगा वो मेंटेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स लेके। ठीक है, डिफरेंट फिनोमेना को अडॉप्ट करते हुए। ठीक है, फिर उसके साथ साथ इन्होंने एक्सक्रीट करना है, वो एक्सक्रीट करना है और कैसे लेना है ये हम देख लेते हैं। फिर अब ये देखें, फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी, क्योंकि ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो रही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, उनकी बॉडी के अंदर से क्या है? पानी बहुत ज़्यादा अंदर दाखिल हो रहा है। ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ सॉल्ट। और उस जब ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है उनकी बॉडी में, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ सॉल्ट हो जाता है, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट था उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? इनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, अमीबा एंड प्रामेशियम पंप आउट एक्सेस वाटर बाय स्ट्रक्चर। अब इन्होंने एक्सेस वाटर पंप आउट करना है अपने स्ट्रक्चर के जरिए। ये एक्सेस वाटर इनका किधर होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर होता है।
ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, लेकिन इन्होंने ये वाटर को पंप आउट करना है किसके ज़रिए, अपने ही स्ट्रक्चर के ज़रिए। यानी जिस तरह ये हम पता होना चाहिए कि जिस तरह ये पानी इनके इंटर हुआ था, उसी तरह ये एग्जिट हो जाएगा। ये अमीबा की एग्जांपल है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये वाटर आएगा और इसका ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सूडोपोडिया, ठीक है। अब ये है अमीबा की एग्जांपल हमने डिस्कस की है। सेकंड वन है पैरामीशियम की, इसके अंदर भी ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है ये हेल्पफुल होगा किसको, वाटर को यानी एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। ये फ्रेश वाटर था। अब ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, अब इन्होंने अपने आप को अडाप्ट करना कैसे करना है, ये देखे कि डाइल्यूट यूरिन, अब इनका जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट होगा। हमने मरीन एनवायरनमेंट के अंदर बात की थी कि उसके अंदर जो यूरिन था कंसनट्रेटेड था, लेकिन इसके अंदर डाइल्यूट यूरिन होगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगी और मिनिमम क्या होगा, साल्ट होगा। देखिए many fishes, water animals including fishes remove excess water by producing large volume of वेरी डाइल्यूट यूरिन, यानी इनके यूरिन के अंदर जो यूरिन एक्सक्रीट होगा उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगी, यानी बहुत ज़्यादा वाटर इनके यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाएगा। और इसके साथ साथ अब इन्होंने साल्ट को अपने अंदर मेंटेन करना है, वो मेंटेन कैसे करेंगे, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, वो साल्टी फूड लेंगे, साल्ट अपटेक करेंगे किसके ज़रिए, साल्टी फूड के ज़रिए। देखिए साल्टी फूड एंड साल्ट अपटेक, द लॉस ऑफ साल्ट इज कंपनसेटेड बाय प्रेफरेंस ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड। अब इन्होंने जो लॉस ऑफ साल्ट हुआ उसको कंपनसेट करना है किसके जरिए, ऐसी फूड लेनी है जिसके अंदर साल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो साल्ट देखें कैसे लेंगे, बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन। अब ये जो एक्टिव अपटेक लेंगे गिल्स और स्किन के जरिए, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना होगा, एनर्जी यूज होगी, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इन्होंने ऐसी खुराक लेनी है जिसके अंदर साल्ट हो, वो साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना है ताकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर सके। फिर उस ये जो हमने पीछे डिस्कस किया ऑस्मोटिक बैलेंस फ्रेश वाटर फिश के अंदर, ये हम तमाम इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। ये फिश की डायग्राम है, इसमें देखें कि ये देखिए ये फूड ले रही है, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से फूड ले रही है, वो फूड फ्रेश वाटर के अंदर जिसके अंदर क्या है, साल्ट बहुत ज़्यादा है, ये फिश है। फिर उसके साथ साथ हमने बात की है कि गिल्स के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हुए तब भी ये क्या साल्ट को मेंटेन कर रही है। देखिए ये गिल्स हैं, ये ये देखें ये गिल्स हैं, एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, ठीक है, वाटर इंटर ऑस्मोटिकली। अब ये गिल्स एक्टिव अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं NaCl की किसके जरिए, ऑस्मोटिकली। फिर उसके साथ साथ ये इंटेस्टिनल वेस्ट इसके ज़रिए, यूरिन इसके ज़रिए, यानी किडनी के ज़रिए, किडनी एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ये किडनी है जो हेल्पफुल है कि किस में, डाइल्यूट यूरिन में। फिर उसके साथ साथ हम अगर बात करें ये है इनका लार्ज ग्लोमेरुलस, ठीक है, लार्ज ग्लोमेरुलस है, और उसके साथ साथ ये है एक्टिव ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन याद रखना है कि हम इन केस ऑफ ये देखा था कि ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं ये साल्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन अगर हम इनमें देखें ये जो NaCl, ये जो देखें कि NaCl को एक्सक्रीट नहीं कर रही बल्कि NaCl को रीअब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ये देखें एक्टिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्टिव ट्यूब्यूलर क्या है, रीअब्जॉर्ब कर रही हैं कि इसको, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। ये तमाम, यानी अब इसके अंदर फूड जो है इंटर हो रही है, फूड और उसके साथ साथ गिल भी एक्टिव अब्जॉर्प्शन कर रही हैं ऑस्मोटिकली किसकी, NaCl की, और उसके साथ साथ किडनी है ये क्या है, ये एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन में हेल्पफुल हो रही है। उसके साथ साथ एक्टिव ट्यूब्यूल ये भी क्या है, अब्जॉर्प्शन करता है किसकी, अब्जॉर्प्शन सॉल्ट्स की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट,
हमने मरीन एनवायरनमेंट देख लिया और उसके साथ साथ फ्रेश वाटर देख लिया। थर्ड वन है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी इनका ऑस्मोटिक का फिनोमेना अडॉप्ट करने का कैसा है, यानी ऑस्मोटिक को कैसे ये करेंगे, देख लेते हैं कि द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू द डिहाइड्रेशन इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब आपको पता है टेरेस्ट्रियल लाइफ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उसके अंदर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो इस ये मेजर प्रॉब्लम है किन के अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अब आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट अडॉप्ट हो रहे हैं टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में, लेकिन इनको अडॉप्ट करने के लिए कुछ अडॉप्टेशन की जरूरत है, जिसकी वजह से ये सरवाइव करेंगे किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम इनके अंदर अडॉप्टेशन क्या आ जाती है, वो अडॉप्टेशन बॉडी सरफेस में आ जाती है एक्सोस्केलेटन और केराटिनाइज्ड। एक्सोस्केलेटन और केराटिनाइज, ये एक्सोस्केलेटन है, आउटसाइड फ्रेमवर्क है, ये एवैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, ये ऊपर की बॉडी को कवर करता है ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो, यानी ये प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को। और उसके साथ साथ केराटिनाइज स्किन, ये डेड केराटिनाइज स्किन होती है, यानी डेड स्किन होती है, ये भी क्या करती है, ये के मिनिमम वाटर लॉस हो, यानी प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस में, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सोस्केलेटन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड बाय बॉडी सरफेस विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। एक्सोस्केलेटन है, ये कवर करता है बॉडी सरफेस को, तो उसके जरिए मिनिमम ये प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ वाटर एज द वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये कैसा कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, जैसा कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। अब अगर हम बात करें केराटिनाइज्ड स्किन, मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज्ड स्किन होती है। मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, ये किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के अंदर होती है, डेड केराटिनाइज्ड स्किन होती है। अब इसने करना क्या है, देखें, ड्रिंकिंग, इसने करना क्या है कि ये क्या प्रिवेंट करेंगे ताकि वाटर का लॉस ना हो, किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। फिर उसके साथ साथ इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कैसे मेंटेन करना है, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मोस्ट फूड कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। अब इन्होंने ड्रिंक करना है वाटर को, और उसके साथ साथ ऐसी फूड लेनी है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, वो फूड को जब वो फूड लेंगे, वो फूड को ये यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज के बाद यानी मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके ज़रिए ये पानी की कमी को पूरा करते जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने अभी बात की है कि बॉडी सरफेस वाइड वाटर, ठीक है। अब देखें वैक्सी एक्सोस्केलेटन, ये इंसेक्ट के ऊपर है, ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, जो हमने कहा कि ये फ्रेमवर्क, आउटसाइड ऑफ फ्रेमवर्क, ये है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर से। ये केराटिनाइज स्किन है, यानी ये डेड स्किन है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर होती है, इंडिविजुअल के ऊपर होती है, जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। ये भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है ताकि वाटर का लॉस क्या हो, मिनिमम हो। अब अगर हम देखें मेटाबॉलिक बिहेवियर अडाप्टेशन, मेटाबॉलिक बिहेवियर अडाप्टेशन, जो मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर आपको बताया कि वो फूड ऐसे लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी वाटर की। देखें मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन, डेजर्ट सीड एज फूड। अब डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म फूड लेंगे, वो ज़्यादातर क्या हो सकती है कि सीड हो सकते हैं। देखें सम डेजर्ट मैमल्स, ये फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। अब इन्होंने सरवाइव करना है कि डेजर्ट प्लांट के सीड को फीड करते हुए। अब उस सीड के अंदर क्या होगा, कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन को क्या है, इसकी यानी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, फिर उस मेटाबॉलिज्म के तहत इनसे जो पानी की कमी है उसको पूरा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट
वाटर को यानी मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या है वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट ये सीड एज ए फूड लेते हैं, लेकिन वो सीड लेंगे लेकिन इन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फिर कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेंगे यानी मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना होगा। फिर इस कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए यानी जब वो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेंगे। फिर उसके साथ साथ हम अगर बात करें कंसनट्रेटेड यूरिन यानी जो इनका यूरिन होगा उसके अंदर वो क्या है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा और उस यूरिन के अंदर फिर उस यूरिन को दोबारा ये रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। देखें terrestrial animals produce concentrated urine in their kidney। अब ये इनके किडनी के जरिए कंसंट्रेटेड यूरिन होता है दैट रीअब्जॉर्ब मोस्ट फिल्टर वाटर। अब उसको दोबारा फिल्टर करते हैं और रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जब एक्सक्रीशन हो रही होती है। यानी इनका कंसंट्रेटेड यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड किडनी के जरिए क्या होगा लेकिन उसको दोबारा फिल्टर करते हुए उसमें से भी जो पानी होता है उसको भी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कैंगरू रैट है, ठीक है। ये दिखाया गया है टेरेस्ट्रियल डेजर्ट के अंदर कैंगरू रैट दिखाया गया है। ये क्या होता है ये सीड है, ठीक है। अब इन सीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्या है क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे। जब ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा इन सीड के ज़रिए अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनहाइड्रोबायोसिस की, एनहाइड्रोबायोसिस कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए उन्होंने डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करना है। जब ये उस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हुए डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करेंगे उसी को एनहाइड्रोबायोसिस कहेंगे। अब ये जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर टॉलरेट करेंगे को डिहाइड्रेशन को वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखें terrestrial animals can tolerate dehydration and it differs in various animals। अब ये जो टॉलरेट डिहाइड्रेशन है यानी एनहाइड्रोबायोसिस है ये डिफर है क्या है डिफर है वेरियस एनिमल्स के लिए यानी एनिमल के अंदर मुख्तलिफ एनिमल के अंदर ये मुख्तलिफ है, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। सब बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मेंट बाय एनहाइड्रोबायोसिस। अब हम एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एनहाइड्रोबायोसिस इन ए टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड क्या है एक इंसेक्ट्स है, ठीक है। अब ये इंसेक्ट्स अपने आप को कैसे टॉलरेट कर रहा है डिहाइड्रेशन में देखे एनिमल टार्डिग्रेड। अब डेसिकेशन जब बहुत ज़्यादा डेसिकेशन हो जाती है यानी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ये इंसेक्ट क्या करता है ये एनिमल क्या करता है अपने आप को यानी अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर ले आता है, ठीक है। देखें ड्राई एंड डॉर्मेंट टार्डिग्रेड। जब डॉर्मेंट कंडीशन इनएक्टिव कंडीशन होती है इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। अब जब दोबारा हाइड्रेशन इसकी होती है पानी वगैरह मिलता है दोबारा एक्टिव हो जाता है तो ये दोबारा अपने आप को पहले वाली हालत के अंदर ले आता है। इस तरह ये अपनी बॉडी को टॉलरेट करता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन से, ठीक है। ये टार्डिग्रेड की एग्जांपल है किसमें एनहाइड्रोबायोसिस। ओके स्टूडेंट आज का लेक्चर इधर तक ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।